स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह हेमिकार्डेटा का लेक्चर नंबर 2 यानी कि दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा। इसमें हम लोग देखेंगे हेमिकार्डेटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, तो चारों का अलग अलग हम लोग जनरल कैरेक्टर के साथ साथ इनका उदाहरण भी देखेंगे और यह भी समझेंगे कि इसे एग्जाम में कैसे लिखना है और कौन सा इंपॉर्टेंट फिगर है इसे बनाना एग्जाम में जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हेमिकार्डेटा का क्लासिफिकेशन समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हेमिकार्डेटा किसे कहते हैं। तो देखिए नाम के हिसाब से क्या है, हेमिकार्डेटा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेमी और कार्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, अधूरे रूप से या हाफ। हेमी का मतलब होता है हाफ और कार्डेटा का मतलब होता है नोटोकार्ड का पाया जाना। तो यानी ऐसे प्राणी जिनके पास आंशिक रूप से नोटोकार्ड पाई जाती हो उन्हें हेमिकार्डेटा कहेंगे। बाकी विस्तार से हेमिकार्डेटा को इसके पहले के 2-3 लेक्चर में मैंने बार बार बताया हुआ है और पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नाम के हिसाब से क्या पता चल गया कि ऐसे प्राणी जिनके पास आंशिक रूप से नोटोकार्ड पाई जाती हो उन्हें हेमिकार्डेटा कहेंगे। लेकिन यह नाम पुराना है। जब कार्डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया तो कार्डेटा के अंदर इसे सब फाइलम के रूप में बनाया गया, यानी कि फाइलम कार्डेटा का यह सब फाइलम था पहले, जब पुराने समय में इसका क्लासिफिकेशन किया गया और तभी का यह नाम रखा गया है। लेकिन बाद में जब इस पे अच्छे से रिसर्च हुआ तो पता चला कि इस सब फाइलम के अंदर जो एनिमल आते हैं उनके पास आंशिक रूप से भी नोटोकार्ड होती ही नहीं है, यानी कि इनके पास नोटोकार्ड नहीं होती है। तब इसे कार्डेटा से हटा करके नॉन कार्डेटा में और इकाइनोडर्मेटा के पास रख दिया गया, यानी कि हेमिकार्डेटा के बाद ही कार्डेटा की शुरुआत होती है, ऐसा इसे रख दिया गया, ऐसा इसे अरेंज कर दिया गया। लेकिन नाम तो अभी भी हेमिकार्डेटा ही है, क्योंकि नाम बहुत पहले रखा गया था जब यह माना जाता था कि हेमिकार्डेटा के अंदर आंशिक रूप से नोटोकार्ड पाई जाती है। लेकिन बाद में पता तो चल गया और इसे कार्डेटा से हटा करके नॉन कार्डेटा में रख दिया गया, लेकिन नाम तो अभी भी वही है। जैसे अभी आप देखे होंगे गांव में अगर कोई एक बार प्रधान हो जाता है तो उसे बार बार प्रधान ही कहते हैं, चाहे भले वह अगले चुनाव में हार जाए, लेकिन जब तक वह जिएगा तब तक उसे प्रधान जी कहते रहते हैं सब। तो उसी तरह से शुरू में इसका नाम हेमिकार्डेटा रख दिया गया, लेकिन बाद में जब पता चल गया कि इनके पास नोटोकार्ड पाई ही नहीं जाती है, लेकिन फिर भी नाम तो अभी हेमिकार्डेटा ही है। अभी तक देखिए सिलेबस के अंदर आपको कार्डेटा पढ़ना है और कार्डेटा का सब फाइलम हेमिकार्डेटा पढ़ना है, ऐसा आपके सिलेबस में लिखा गया है। यानी ऐसे ही अभी आपको पढ़ना है पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से। बाकी रियलिटी क्या है वो आप जानते रहिए कि अब इसे कार्डेटा में न रख करके हेमिकार्डेटा के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब फाइलम हेमिकार्डेटा। बाकी एग्जाम में अगर पूछता है हेमिकार्डेटा का क्लासिफिकेशन करने के लिए तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा और नोट डाल करके आप एक लाइन दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, हेमिकार्डेटा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा। यानी जो हेमिकार्डेटा है वह कनेक्टिंग लिंक है, जोड़ने वाली एक लिंक है नॉन कार्डेटा और कार्डेटा को। यानी कि जो लोअर कैटेगरी के प्राणी हैं जिनके पास नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कार्डेटा कहते हैं, और जो हायर कैटेगरी के प्राणी हैं जिनके पास नोटोकार्ड पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कार्डेटा कहते हैं। नॉन कार्डेट का मतलब मान लीजिए कि जैसे केचुआ है, कीट पतंगे हैं और इसके अलावा घोंघा है, इस सब क्या है, नॉन कार्डेट है। बाकी बड़े कैटेगरी के जो प्राणी हैं जैसे कि मछली है, मेढक है, सांप है, बिल्ली है, मानव है, इसके अलावा बंदर है, ये सभी क्या है, कार्डेटा के अंदर आते हैं। तो नॉन कार्डेटा यानी लोअर कैटेगरी के प्राणी और कार्डेटा यानी हायर कैटेगरी के प्राणी, दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो काम करता है वो कौन सा है, हेमिकार्डेटा है। वो कौन सा ग्रुप है, हेमिकार्डेटा है। पहले तो इसे सब फाइलम माना जाता था कार्डेटा का, लेकिन अब इसे स्वतंत्र फाइलम माना जाता है नॉन कार्डेटा के अंदर। तो आप क्लियर हो गए, यह कनेक्टिंग लिंक है नॉन कार्डेट और कार्डेट के बीच का। और फिर इसके बाद आप लिख देंगे सब फाइलम हेमिकार्डेटा और इसका एक फ्लो चार्ट बना देंगे ताकि एक ही नजर में चारों क्लास दिख सके। तो आप देखिए यहाँ हेमिकार्डेटा लिख करके नीचे इस तरह का आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसका आप देख पा रहे हैं कि 4 क्लास बनाया गया है। पहला क्या है, इंट्रोपन्यूस्टा है, दूसरा है टेरोब्रैंकिया और तीसरा है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया और चौथा है ग्रेप्टोलिटा। यानी कि इसके 4 क्लास हैं। तो चारों का हम अलग अलग हेडिंग डाल करके इसका जनरल कैरेक्टर साथ में इसका उदाहरण भी देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अलग अलग क्लास के अंदर किस तरह के प्राणियों को रखा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे क्लास इंट्रोपन्यूस्टा और इसके अंदर इसका जनरल कैरेक्टर दिखाएंगे, 2 उदाहरण दिखाएंगे और फिर इसके बाद टेरोब्रैंकिया हेडिंग डाल देंगे। इस तरह से आपको एग्जाम में एकदम अरेंज करके लिखना है, तभी आपको अच्छे से नंबर
नंबर मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फ्लो चार्ट ना बनाइए, हेडिंग सही से अरेंज ना करिए, उदाहरण सही से ना दीजिए तो आपको अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो निश्चित ही आपको फुल नंबर मिलेगा। मैंने कई बार कापियां चेक किया हुआ है, इस तरह के जो बच्चे लिखे रहते हैं आसपास के एग्जामिनर, एक साथ कई एग्जामिनर बैठ करके कापियां चेक करते हैं, मैंने सबको नंबर देते हुए देखा है। यानी कुल मिलाकर आप यह समझिए कि अगर इसी तरह का आप एग्जाम में अरेंज करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल पाएगा। तो फ्लो चार्ट दिखाने के बाद जब हेडिंग डाल देंगे क्लास इंट्रो ऑफ न्यूस्टा, तो इसका आप जनरल कैरेक्टर दिखा देंगे, यानी कि जो क्लास इंट्रो ऑफ न्यूस्टा है उसका कैरेक्टर क्या है। तो पहली लाइन में आप लिख देंगे सॉलिटरी, यानी कि इस क्लास के अंदर जो प्राणी पाए जाते हैं सॉलिटरी रहते हैं, सिंगल सिंगल अकेले अकेले रहते हैं। फ्री स्विमिंग का मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, और स्वतंत्र रूप से तैरने के अलावा बरोविंग एनिमल यानी कि बरो बना करके भी रहते हैं। बरो क्या होता है? बरो का मतलब होता है माद, यानी कि मान या बिल। जैसे केचुआ आप देखे हैं मिट्टी में बिल बना करके उसी के अंदर रहता है, तो उसी तरह से इस क्लास के अंदर आने वाले प्राणी भी मिट्टी के अंदर बिल बना करके रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बरोविंग एनिमल। आगे है कॉमनली कॉल्ड एकार्न वर्म और टांग वर्म, यानी कि इस क्लास के अंदर आने वाले प्राणियों को एकार्न वर्म भी कहते हैं और टांग वर्म भी कहते हैं। एकार्न वर्म का मतलब इनका जो आगे वाला यानी एंटेरियर पोर्शन दिखता है वो एकार्न की तरह से दिखता है। जैसे इसके अंदर हम एक प्राणी को बनाना चाहेंगे, देखिए आप लोग रफ टाइप का मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं इस तरह से। इस तरह से इस क्लास के अंदर प्राणी पाए जाते हैं। तो इसका जो आगे वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको प्रोबोसिस कहा जाता है, और देखने में यह एकार्न की तरह से दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एकार्न कौन चीज है, तो एकार्न एक फल होता है, ओक वृक्ष का फल होता है, इसको बोलते हैं एकार्न। तो आप देख पा रहे हैं इसी फल की तरह से इसका इंटीरियर पोर्शन दिख रहा है, इसका प्रोबोसिस दिख रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे एकार्न वर्म। बाकी दूसरा नाम इसका है टांग वर्म। टांग वर्म क्यों कहते हैं? तो यहां से लेकर के अगर आप इसको देखें तो जीभ की तरह से दिख रहा है, टांग मतलब जीभ होता है, तो इसलिए इसको टांग वर्म भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिख देंगे बॉडी इलांगेटेड। फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बॉडी इलांगेटेड है यानी कि लंबी है। वर्मी फॉर्म का मतलब वर्म की तरह से दिख रही है। आगे है प्रोबोसिस सिलेंड्रिकल। आगे आप जो इसका प्रोबोसिस देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल साथ ही साथ लिखा है टैपरिंग। सिलेंड्रिकल क्या है कि मतलब सिलेंडर की तरह से, इस तरह से आप देख रहे हैं क्या है, सिलेंड्रिकल है। और टैपरिंग का मतलब आगे देखिए टेपर हो गया है, झुक गया है। देखिए अगर केवल ऐसा कोई चीज दिखे तो इसे आप क्या कहेंगे? सिलेंड्रिकल यानी कि बेलन जैसा, और आगे वाला पोर्शन ऐसे ना होकर के थोड़ा ऐसे टैपरिंग हो जाए, टेपर हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? टैपरिंग। तो इनका जो प्रोबोसिस है वह सिलेंड्रिकल भी है और आगे जाकर के टैपरिंग भी है। आगे लिख देंगे कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म, यानी इनका जो कॉलर वाला पोर्शन है ये वाले पोर्शन को कॉलर कहते हैं। इसके पास सिलिएटेड आर्म नहीं होती है, यानी कि अगर इनके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती तो कहा जाता कि सिलिएटेड आर्म है इनके पास, लेकिन ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं कि कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म, यानी कि इनके कॉलर के पास सिलिएटेड आर्म नहीं होती है। जबकि आप जो दूसरा क्लास देख रहे हैं टेरोब्रैंकिया, इसके अंदर एक एनिमल आता है जिसको कहते हैं सिफेलोडिस्कस। इसका देखिए इंटीरियर पोर्शन बनाया गया है, यहाँ पर इसका कॉलर है और कॉलर के पास देख पा रहे हैं कि सिलिएटेड आर्म है। इस क्लास के अंदर का ये फिगर है। अभी इस क्लास के अंदर कोई भी सिलिएटेड आर्म नहीं पाई जाती है, और हर क्लास के अंदर अलग अलग फिगर बनाना संभव नहीं है। आगे इस क्लास के अंदर का एक प्राणी है बहुत ही पॉपुलर, बैलनोग्लासस। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगला पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट, यानी इस क्लास के अंदर जो प्राणी है उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एकदम स्ट्रेट पाई जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं स्ट्रेट एनिमल है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी स्ट्रेट पाई जाएगी। स्ट्रेट का मतलब सीधी। माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड, यानी कि इसके इस एंड पर पाया जाता है माउथ और इस एंड पर पाया जाता है एनस, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं माउथ और एनस, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि एक पर एनस है तो दूसरे पर माउथ है। फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडिंग करते हैं
यहाँ पर इनके सीलिया पाया जाता है, इनके ब्रैंकियल रीजन में यहाँ पर सीलिया पाई जाती है और इसी सीलिया से यह भोजन को फिल्टर करके खाते हैं, छान करके खाते हैं। कोई बड़े पार्टिकल इनकी बॉडी में एंट्री नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे एनिमल्स जैसे किसी दूसरे प्राणी के लार्वा वगैरह इनकी बॉडी में एंट्री करते रहते हैं, जो इनके लिए भोजन के काम में आते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी खरपतवार, बड़े पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीलिया पाया जाता है और यह सीलिया फिल्टर कर देता है, छान देता है। जो इनकी बॉडी के उपयोगी होते हैं पदार्थ, वही इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, अन्य कोई पदार्थ इनकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगला है सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट बाय टार्नेरिया लार्वा इन सम, यानी कि इस क्लास के अंदर सेक्सेस सेपरेटेड यानी मेल फीमेल अलग होते हैं और डेवलपमेंट जो होता है टार्नेरिया लार्वा के द्वारा होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बीच में लार्वल स्टेज पाई जाती है, लेकिन कुछ में, सब में नहीं, कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो जाता है, बीच में किसी भी तरह की कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। बाकी इसके अंदर आप दो उदाहरण दिखा देंगे, पहला है बैलनोग्लासस और दूसरा है साइकोग्लासस। इसमें बैलनोग्लासस के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने के लिए कहा गया है आपके सिलेबस के अंदर कि बैलनोग्लासस की स्ट्रक्चर से लेकर के हैबिटेट पूरा इसकी मार्फोलॉजी, इसके अलावा इसकी एनाटॉमी, जितने भी इसके अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम पाए जाते हैं, वो सारा डिटेल आपको पूरा पढ़ना है बैलनोग्लासस का। बाकी इसके अलावा किसी भी एनिमल को आपको नहीं पढ़ना है इस फाइलम के अंदर, यानी कि हेमिकार्डेटा के अंदर। तो आप क्लियर हो गए, एक क्लास समझ गए एंट्रोपन्यूस्टा। एंट्रोपन्यूस्टा को आप अच्छे से समझ गए और यही कैरेक्टर लिखना है। अभी आप देखेंगे कि इसका कुछ चीजें उसमें अपोजिट मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, दूसरा आप हेडिंग डाल देंगे क्लास 2 कौन है, टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया दूसरा क्लास आप हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे सॉलिटरी और कॉलोनियल। यहाँ पर आपने क्या देखा था, केवल सॉलिटरी थे, यानी कि सिंगल सिंगल पाए जाते थे, अकेले अकेले। बाकी इसमें आप देख रहे हैं कि सॉलिटरी के साथ साथ कॉलोनियल भी है, यानी कि समूह में भी रहते हैं। एनिमल लिविंग इनसाइड सीक्रेटेड काइटिनस ट्यूब, यानी कि इन्हीं के द्वारा एक काइटिनस ट्यूब स्रावित की जाती है और उसी के अंदर यह एनिमल पाए जाते हैं, यानी कि रहते हैं। बॉडी शॉर्ट, अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि बॉडी इलांगेटेड पूरा एकदम लंबी है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बॉडी शॉर्ट है, यानी कि छोटी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बॉडी इनकी शॉर्ट है और यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपने देखा कि बॉडी काफी लॉन्ग थी। और इसके बाद फिर है प्रोबोसिस सील्ड लाइक, यानी प्रोबोसिस सील्ड की तरह से, सील्ड का मतलब ढाल की तरह से है। ढाल आप जानते होंगे, ढाल एक हथियार होता है। पुराने सीरियल में आप देखे होंगे कि जो योद्धा होते थे वो लड़ते थे, तो लड़ते समय एक हाथ में तो तलवार लिए रहते थे अपने सामने वाले को मारने के लिए, यानी जो उनके फ्रंट पर लड़ रहा है उसको मारने के लिए तलवार होती थी, लेकिन एक हाथ में वो ढाल लिए रहते थे खुद को बचने के लिए, यानी जब सामने वाला इनके ऊपर तलवार चलाएगा तो इसी ढाल से रोक लेंगे, तो इसे ढाल या सील्ड बोलते हैं। तो इनके जो इंटीरियर पोर्शन होता है इनका, इनके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सील्ड है, यानी कि ढाल पाई जा रही है। तो प्रोबोसिस सील्ड लाइक, इनकी प्रोबोसिस सील्ड की तरह से है, ढाल की तरह से है। कॉलर बियरिंग सीलिएटेड आर्म्स, यानी इनकी जो कॉलर होती है, कॉलर वाला रीजन होता है, सीलिएटेड आर्म धारण किए हुए है, जिसे क्या कहेंगे, लोफोफोर बोलते हैं। आगे है एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड। इसमें आपने देखा था कि जो इस एलिमेंट्री कैनाल होती है वह स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल रहेगी वह यू शेप्ड रहेगी, यानी यू की तरह से रहेगी। एनस डॉर्सल नियर द माउथ, इनका जो एनस होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉर्सल है, यानी कि पृष्ठ वाले भाग में है, पीछे वाले भाग में है, और माउथ के पास है। यहाँ पर आपने देखा था कि जो माउथ होता है यह एक एंड पर और एनस जो होता है वह दूसरे एंड पर होता है, काफी दूर दूर होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। और यहाँ नियर द माउथ यानी मुंह के पास होता है, नियर द माउथ। इसके बाद है सेक्सेस आर सेपरेटेड आर यूनाइटेड। यहाँ पर तो सेक्सेस सेपरेटेड होते थे, अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पर सेपरेटेड भी हो सकते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, या फिर एक ही में हो सकते हैं, मतलब एक ही प्राणी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। इसके बाद है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यह पॉइंट इसके सेम है, यानी कि इसके समान ही है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वह बडिंग के द्वारा पाया जाता है, यानी कि इस पे बड निकलेगी और वही बड टूट करके, बड का मतलब कलिका, कोई एक्स्ट्रा पार्ट इस पे बनेगा, कलिका बनेगी, बड बनेगी और फिर वह बड टूट करके फिर नए प्राणी का निर्माण करेगी। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वह बडिंग के द्वारा पाया जाता है। इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिफेलोडिस्कस और दूसरा है रैप्डोप्ल्यूरा। तो सिफेलोडिस्कस और रैप्डोप्ल्यूरा इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिफेलोडिस्कस को बनाया गया है। सिफेलोडिस्कस कॉलोनियल होता है और इसकी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे जीवक यानी कि जूएट्स पाए जाते हैं। इसमें से एक जूएट्स को यहाँ पर निकाल करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टाक पाई जा रही है और इसी स्टाक के द्वारा ये कॉलोनी से जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया। और इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे, तीसरा क्लास जो है वो है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया। प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया मैंने बताया कि ये डेवलप तरह के दो ही क्लास हैं, पहले दो ही क्लास हुआ करते थे, बाद में कुछ एनिमल्स की खोज और हुई तो तीसरा और चौथा क्लास भी बना दिया गया। तो तीसरे क्लास में आप क्या लिखेंगे, दिस क्लास इज रिपोर्टेड बाय फ्यू स्मॉल राउंडेड एंड पेलेजिक लार्वा, या लार्वी लिखा गया। लार्वी क्या है, प्लूरल है, अगर एक है तो लार्वा और कई हैं तो लार्वी। तो इस क्लास को क्यों बनाया गया, ऐसा रिपोर्ट किया गया कि कुछ लार्वी पानी में तैर रहे थे और वह राउंडेड और स्मॉल थे, यानी स्मॉल राउंडेड छोटे थे और गोल थे, पानी में तैर रहे थे। पेलेजिक का मतलब पानी में तैरते हुए इनको देखा गया। सपोज टू बी यानी ऐसा माना गया, स्पेशलाइज्ड टार्नेरिया लार्वा ऑफ सम अननोन हेमिकार्डेट्स, ऐसा माना गया जो तैरते हुए प्राणियों को देखा गया, लार्वा को देखा गया, तो ऐसा माना गया कि कुछ अननोन हेमिकार्डेट्स भी होते हैं जिनके लार्वा इस तरह से पाए जा रहे हैं और टार्नेरिया लार्वा से स्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि विशेष तरह के बन गए हैं। टार्नेरिया लार्वा से थोड़ा डेवलप तरह के बन गए हैं और उन हेमिकार्डेट्स की यानी उन प्राणियों की खोज आज तक नहीं हो पाई है। तो आगे फिर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड, इसमें एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड होती है। पहले आपने देखा कि स्ट्रेट होती है, फिर दूसरे क्लास में आपने देखा कि यू शेप्ड होती है और तीसरे में आप देख रहे हैं कि एल शेप्ड होती है इनकी एलिमेंट्री कैनाल। एडल्ट अननोन, मैंने अभी बोला है कि इसमें जो एडल्ट हैं उसको अननोन है, अज्ञात है, आज तक भी इसकी खोज नहीं हो पाई है। बाकी लार्वा को ही देखा गया और लार्वा को देखते हुए ये अलग क्लास बना दिया गया, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया। तो तीन क्लास हो गया। चौथा क्लास हेडिंग आप डाल देंगे ग्रेप्टोलिटा और इसमें लिख देंगे एक्सटिंक्ट क्लास अंडर हेमिकार्डेट्स, यानी कि यह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनके जीवाश्म को पा करके ही इस क्लास को बनाया गया और इसका अध्ययन किया जाता है। बाकी इस क्लास के अंदर कोई भी प्राणी अभी जीवित नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, उनके केवल जीवाश्म ही पाए जाते हैं। ट्यूब्यूलर काइटिनस स्केलेटन, इनके अंदर ट्यूब्यूलर काइटिनस स्केलेटन होता है क्योंकि स्केलेटन को ही पा करके इनकी खोज हो पाई है, इनके बारे में जाना गया है। कॉलोनियल हैबिट्स, यानी कि इनकी जो हैबिट्स होती है वो कॉलोनियल होती है, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं लेकिन अभी यह विलुप्त हो चुके हैं। बाकी फिगर जो ये बनाया गया है सिफेलोडिस्कस का है, आप नीचे देख रहे हैं कि इसकी स्टाक है जिसके द्वारा यह कॉलोनी से जुड़ा होता है। यह ट्रंक सैक है, यानी कि मेन बॉडी का जो थैला है, सैक है, वो चीज दिखाया गया है। यहाँ पर एनस दिखाया गया है जो कि डार्सल साइड में है और एनस के पास ही माउथ होता है। बाकी ये जो स्टार की तरह से आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यह आर्म है जो कि सीलिएटेड है और ऊपर आप देख रहे हैं कि सील्ड बनी हुई है, तो इसको सिफेलिक सील्ड बोलते हैं। तो इस तरह से हेमिकार्डेटा का क्लासिफिकेशन आप एग्जाम में दिखा देंगे, उनके जनरल कैरेक्टर के साथ साथ उनका उदाहरण भी लिख देंगे। जितने पॉइंट मैंने लिखा है उतने लिखने जरूरी नहीं है, अगर एक दो पॉइंट आपके छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। बाकी अधिक से अधिक आप लिखने का प्रयास करिएगा। ये दोनों क्लास आप एग्जाम में जरूर दिखा देंगे और यह फिगर भी आप एग्जाम में ड्रा कर देंगे। अगर इस तरह का आप लिखते हैं तो एग्जाम में आपको फुल नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।